हेलो अस्सलाम वालेकुम नर्सेस। ओवरसीज़ नर्स सॉल्यूशंस को पिछले 2 से 3 दिन से बहुत सारे नर्सेस की क्वेरीज आ रही हैं कि वो नर्सेस जिन्होंने अपना प्रोसेस एनक्लेक्स का ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, कुछ ऑलरेडी पास हो चुकी हैं, जिन्होंने अपना इमिग्रेशन फाइल करने के लिए ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, या कुछ लोगों के इंटरव्यू स्केजुअल होने वाले हैं और जिन लोगों की इंटरव्यू डेट आने वाली है। तो ऐसी सूरत में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, और अगर ऑरेंज जोन में पाकिस्तान आता है तो क्या EB3 वीज़ा अफेक्ट करता है कि नहीं करता है, और अगर होगा तो हमें ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, और कलेक्ट करने के बाद फिर आप लोगों से बात की जाए कि एक्चुअली में क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। तो आइए फिर हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि नर्सेस EB3 वीज़ा में किस कैटेगरी में आती हैं। तो EB3 वीज़ा या तो स्किल वर्कर के लिए होता है या फिर अनस्किल वर्कर के लिए होता है। तो नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है कि वो प्रोफेशनल स्किल वर्कर काउंट होता है, जिसकी कैटेगरी में आप बैचलर्स या एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पर आते हैं अपनी पूरी स्किल्स के साथ और अपने प्रूफ के साथ कि आप इस तरह के कॉम्पिटेंट हैं कि जब आप US आएंगे तो आपकी स्किल्स USA के लिए फ़ायदेमंद होगी। और ऐसी सूरत में फिर आपको जो है वो एम्प्लॉयर ढूंढना होता है, और एम्प्लॉयर आपको अच्छी तरीके से स्क्रूट करके और सिलेक्शन के बाद आपको आपके केस को फाइल करता है, और फिर जब फाइनल अप्रूवल हो जाती है आपके इमिग्रेशन से कि आपके केस को अप्रूव किया जा रहा है, उसके बाद आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन में जो है वो वीज़ा स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा एक किरदार होता है, जिसमें वो आपके डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करते हैं, जो आपके क्रेडेंशियल इवेल्युएशंस होते हैं, और उसको इस तरह से जो है वो आपको वीज़ा स्क्रीनिंग का एक प्रोसेस से गुजरना होता है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स होते हैं वो ये बात जाहिर करते हैं कि आप US के जो क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया जो नर्सिंग का है उसके स्टैंडर्ड्स को आप मीट करते हैं। इसके बाद जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपने बेड साइड पे काम किया है, वो आपके लिए जो है वो आई मीन आपके US में काम करने के लिए यूजफुल है। आप अपना एनक्लेक्स पास किया है, उसका आपने लाइसेंस लिया है, तो ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत देती हैं कि आप एक मेरिट बेस पर आ रहे हैं। और इसी वीज़ा स्क्रीनिंग में आप अपने इंग्लिश के स्कोर्स को भी इवेलुएट करवाते हैं, तो उससे ये बात साबित हो जाती है कि यू आर इनफ केपेबल टू वर्क इन अ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री विच इज़ USA, और उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने स्कोर्स प्रेजेंट करते हैं, आप अपनी डिग्रीज को प्रेजेंट करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करते हैं, एंग्लिश के एग्जाम को पास करते हैं, वहाँ के लाइसेंस को प्रेजेंट करते हैं। तो ये सब इनफ होता है आपके स्किल वर्कर एज अ नर्स काम करने के लिए। जब आप अपना वीज़ा स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो आपका केस फिर नेशनल वीज़ा सेंटर में जाता है। तो नेशनल वीज़ा सेंटर भी आपके वीज़ा स्क्रीनिंग के बेस पे आपके कुछ सिविल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपने अपने स्पाउस और अपने चिल्ड्रन के लिए अप्लाई किया तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट, उनका आपका मैरिज सर्टिफिकेट, आपके चाइल्ड अंडर 21 जिनका भी आपने केस फाइल किया, वो तमाम आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। उस बेसिस पे जाकर आपका जो है वो वीज़ा की जो है ना वो स्केजुलिंग की जाती है, और फिर मेन जो होता है वो एम्बेसडर होता है जो कि आपको फाइनल वीज़ा अप्रूव करता है, और वो भी आपके पास अपने एम्प्लॉयर का स्पॉन्सर लेटर होता है, जिसको देखकर वो लोग आपके एम्प्लॉयर का भी उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है जिसने आपको जो है वो हायर किया होता है, और उस बेसिस पर वो जितना स्ट्रांग होता है आपका वीज़ा लगने के उतने ही चांसेस होते हैं। EB3 वीज़ा का डजंट मैटर कि अगर आपने आपका केस फाइल हो गया, सब कुछ हो गया, तो एम्बेसी आपको वीज़ा दे देगी, बट आप स्किल्ड वर्कर हैं, आपका एम्प्लॉयर स्ट्रांग है, वो सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा होता है, आप बैकग्राउंड चेक से आ रहे होते हैं, तो उस बेसिस पे आप पूरा मेरिट क्रॉस करके आ जाते हैं। आप ना ही किसी फैमिली वीज़ा के स्पॉन्सर पे जा रहे हैं, और ना ही आप जो है वो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं कि आप वहां से स्केप हो जाएंगे, आप एक प्रॉपर इमिग्रेशन के थ्रू जा रहे हैं। आई होप के नर्सिस को ये EB3 कैटेगरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जब EB3 जो है वो एक वीज़ा है, ये ग्रीन कार्ड नहीं है। तो जब आप USA में लैंड करते हैं तो ये EB3 आपका केपेबल होता है कि आप यहाँ पे आके परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आप ऑफिसर को अपना एक पैकेट जो एम्बेसी से मिलता है वो देते हैं, तो वो वहीं पे एंट्री करता है कि यू आर फॉर ग्रीन कार्ड। तो आप जैसे एंटर करते हैं USA के अंदर, तो आपको 21 डेज से लेके विद इन 90 डेज में या 30 to 90 डेज में आपको आपका ग्रीन कार्ड आपके घर पे मिल जाता है, बिकॉज आपका एम्प्लॉयर इतना स्ट्रांग होता है कि आपको आते ही ग्रीन कार्ड मिल जाता है। यू आर कमिंग थ्रू द मेरिट सिस्टम, और यही मेरिट सिस्टम दूसरे कंट्रीज के लिए भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए कुछ अलग रूल है तो इंडिया के लिए अलग रूल है तो बांग्लादेश नहीं, सब जो भी EB3 में जिस कंट्री से भी आ रहा है सब कंट्री वालों को एक ही रूल होते हैं। सिर्फ हमारा
एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज है सबसे, वो ये है पुलिस वेरिफिकेशन। अब पुलिस वेरिफिकेशन का आप लोग सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह का निज़ाम है। तो अगर आप अपनी पुलिस वेरिफिकेशन अगर आप कराची में रहते हैं और इस्लामाबाद से बनाएंगे तब भी बन जाएगी, राइट। तो इस तरह के कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं हमारे मुल्क के अंदर जो कि नाकाबिले आप कह लेंगे नाकाबिले कबूल हैं, जिसकी वजह से जो है वो ये आज नहीं तो कल ये होना ही था कि हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम इस चीज़ को डिफेंड कर सकें कि बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट है। और ऐसा भी पिछले पास्ट में हो चुका है कि कोई और मुल्क के सिटीजन आके हमारे मुल्क से सिटीजनशिप हासिल करें जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप जब चाहें बर्थ सर्टिफिकेट बना लें, किसी का डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाता है अगर वो बंदा जिंदा है तब भी। तो हमारे मुल्क में बैकग्राउंड चेक का तो प्रॉब्लम है ना, आप लोग सब जानते हैं, सिक्योरिटी बैकग्राउंड का चेक है। बट गुड न्यूज़ ये है कि जो नर्सेज पाकिस्तान से बाहर कुछ अरसे के लिए काम करती हैं तो उनका एक बैकग्राउंड का एक डेटा बन जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इंसान सिक्योर फील करता है। बट नो डाउट अभी भी पाकिस्तान को अगर ऑरेंज जोन में डाला गया है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम लोग जो है वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर एक डिप्रेशन कायम कर लें। तो अब जब 2 दिन से ये खबर चल रही है तो न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जैसे कि उन्होंने सिर्फ प्रपोज किया है कि पाकिस्तान जो है वो ऑरेंज लिस्ट में है, और इसी तरह दूसरे राइटर्स ने प्रपोज किया है कि वो येलो लिस्ट में। तो अभी तक ऐसी कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई है और वो फाइनल होगी 20 मार्च के बाद। और प्रपोज करने का मकसद ये है कि आपको वो कैटेगरीज बता रहा है कि आपके अगर कंट्री जो है ऑरेंज लिस्ट में है तो इसका मतलब है शार्पली रिस्ट्रिक्टेड वीजा, ट्रैवल बैन नहीं है, शार्पली रिस्ट्रिक्टेड वीजा मतलब कि जिन लोगों के बिजनेस वीजास ऑलरेडी हैं या जिन लोगों के जो है वो B1 B2 वीजास लगे हुए हैं या जिन लोगों को अभी ट्रैवल करना है उन लोगों के वीजास को रिस्ट्रिक्टेड किया गया। और इमिग्रेशन के भी वो वीजास जैसे कि किसी के भाई ने स्पॉन्सर किया, किसी की फैमिली ने स्पॉन्सर किया, किसी की वाइफ है आने वाली है या किसी का हस्बैंड है वो आने वाला है, फियांसी आने वाला है, तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ही ज़्यादा बारीकी के मैटर से देखा जाएगा। लेकिन चूंकि नर्सेस स्किल्ड वर्कर हैं उनकी कैटेगरी बिल्कुल ही डिफरेंट है और हर दौर में नर्सेस की ज़रूरत यूएस में रहती है। नर्सेस अपना एक प्रॉपर स्कैन करवा के लेके आती है, इसलिए वी आर ब्लेस्ड। आई डोंट थिंक सो कि हमारी कैटेगरी में कोई इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर भी मैंने 3 से 4 लॉयर्स के साथ ऑलरेडी बात कर चुकी हूं मैं इस बारे में, और उनके भी मुताबिक फिलहाल अबलस वक्त कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। उनके हिसाब से जो है वो हमारी कैटेगरी सेफ जोन में है और हम लोग इस वक्त ऑरेंज लिस्ट में हैं, तो मतलब हम पूरे टोटली बैन नहीं हैं। तो इसका मतलब जैसे बिजनेस बड़े टाइकॉन्स के लिए वीज़ा ओपन है, इस तरह से स्किल्ड वर्कर के लिए भी ये चीज़ ओपन रहेगी। मगर उसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत वेरिफिकेशंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएंगे। बट इट डज़ नॉट मैटर कि आपको ट्रैवल बैन है या आप यूएस में नहीं आ सकते या आप काम नहीं कर सकते। जिनके प्रोसेस चल रहे हैं, एंड पर है, वीज़ा स्केड्यूल होने वाला है, तो पॉसिबल हो सकता है कि आपके जब आप वीज़ा के लिए जाएं तो आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी हो जिसकी वजह से एम्बेसी आपका वीज़ा रोक ले या आपको बोले कि हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप लोग रिजेक्ट हो गए हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकते हैं। आप हर चीज़ का प्रॉपर अपना अरेंज करके रखें। जिस जगह से भी आपने केसेस फाइल किए हैं वो लॉयर्स भी आपको, आपके इमिग्रेशन लॉयर्स आपको डेफिनेटली गाइड करते हैं जब आपका केस फाइल हो जाता है और नियर टू एम्बेसी होता है, तो वो आपको एक एक चीज़ की गाइडेंस करते हैं। हमें भी गाइडेंस की गई थी और हम अपने पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके गए थे। वीज़ा रिजेक्शन का कोई सवाल नहीं होता है। जब एम्प्लॉयर आपको अपना लेटर दे देता है तो वो एम्बेसी को पता होता है कि भाई ही इज़ गोइंग ऑन अ डिफरेंट वे। तो इसी सिलसिले में ओवरसीज़ नर्स सॉल्यूशंस की एक कोशिश है कि वो बहुत जल्द इमिग्रेशन लॉयर से मिलके जो भी नर्सिस के जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करें। और इसलिए आप हमारे साथ स्टे कनेक्टेड रहिएगा। हमारी आने वाली वीडियोस या हमारी आने वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको फॉलो कीजिएगा, हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो आज हमारी नर्सिस ख्वाब देख रही है उसकी तकमील तक पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ नर्स सॉल्यूशंस हर मुमकिन कोशिश करेगी कि आपको जिस तरह की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मालूमात इस केस में दे सके। आई नो दिस इज़ द फेज where we all are feeling like we are in the middle of the process and we just started and then now we are like hanging in between के क्या होगा। तो don't worry about it, we all are unite together and Overseas Nurses Solution is always there to solve the problem and I would suggest कि जब तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हो जाती प्लीज़ डिप्रेशन ना लें, परेशान मत हों।
इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी और हम एक स्किल वर्कर हैं, हमारा प्रोफेशन बहुत ब्लेस्ड है और इंशाल्लाह ताला हमारी कैटेगरी इसमें शामिल नहीं होगी. सो स्टे कनेक्टेड. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.